हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अब बीपीएससी 67वीं को बहुत ही कम दिन, गिनती के दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप लोग अपने समय को कहीं भी व्यर्थ बर्बाद करने से बचें और अपने रिवीजन पे ध्यान दें, अपने करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि अभी अंतिम समय में वीडियोस बना करके आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर आपके लिए अभी यही है कि आप लोग अपने पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करें, जो पोर्शन आपका छूट गया है उसको कवर करने की कोशिश करें, करंट अफेयर को पूरा करें, जो जनगणना के सवाल होते हैं उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से जो सवाल होते हैं या फिर फॉरेस्ट सर्वे अभी आया है उससे जुड़े हुए जितने सवाल हैं उसको, क्योंकि वहां से सवाल आने ही आने हैं, इसलिए आप लोग उसको बनाने की कोशिश करें और उस पर कमांड करने की कोशिश करें। दोस्तों आप लोग को अपने बेसिक को कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि बीपीएससी से बहुत सारे सवाल बेसिक के आते हैं। और दोस्तों अगर आपने बेसिक के सवाल को गलत किया है, क्योंकि वो सवाल ज्यादातर एस्पिरेंट जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं वो सही करते हैं, वैसे सवाल को अगर आप गलत करते तो कहीं ना कहीं आप बहुत घाटे में चले जाएंगे। दोस्तों जैसा कि एक दो दिन पहले ही 66वीं मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट तो असफल ही होंगे। 1800 समथिंग स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। तो जो दोस्तों जिनका रिजल्ट में नाम नहीं आया है वो भी आप जम करके बीपीएससी की तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि उनको भी ये पीटी देना है, इसलिए आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। अगर ये रिजल्ट थोड़े दिन के बाद आते तो हो सकता है वो संशय की स्थिति में रह करके ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है, इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये एक चक्र है दोस्तों जिसमें आप अकेले नहीं घूम रहे, दूसरे लोग कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, आपको इसका भी ध्यान देगा। दोस्तों बात को मैं आगे नहीं बढ़ाते हुए ज्यादा मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति में बने हुए हैं, काफी परेशान दिख रहे हैं, हर तरह के वीडियोस पे कमेंट आते रहते हैं कि इन चीजों को लेकर के इसमें क्या किया जाए। तो मैंने दोस्तों कुछ इसका लिस्ट बनाया, इसके हिसाब से अपने हिसाब से मैं चीजों को जैसे देखता हूं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहला मुद्दा हमारा यह है कि एग्जाम स्किप करने के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या एग्जाम हमें स्किप कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने एक बार भी पूरे बीपीएससी पीटी के सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर पे आपका कमांड है, आपके अगर स्कोर कम भी आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में जरूर बैठना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक शर्त ये भी लगा रहा हूं कि अभी से लेकर के जो लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको बीपीएससी की प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे तरीके से आपको लगाने हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के सारे सवाल को अच्छे तरीके से आपको हल करने हैं, जो अभी फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है उसको अच्छे तरीके से करना है, जनगणना भारत और बिहार दोनों पर आपको अच्छे से कमांड करनी है। इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से करके अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी चांसेस बनेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें अटेम्प्ट की गिनती नहीं होती है, इसलिए आपको एग्जाम देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अच्छे तरीके से सिलेबस को नहीं पढ़ा है, पिछले 1 साल से करंट अफेयर को भी वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा कर भी आऊंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट बैठते हैं, कभी आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि मैंने तुक्का मारा और मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों जी जान लगा करके जो मेहनत करते हैं उसका तुक्का भी आपसे कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इसलिए इस चीज को सोच करके कोई अगर एग्जाम देना चाहते हैं कि मैं तुक्का लगाऊंगा और मेरा तुक्का सही हो जाएगा, बचपन से मैं हमेशा टॉस जीतता आया हूं या फिर और बहुत सारी चीजों पे मैंने आजमाया है अपना लक, दोस्तों वहां एक ही परिणाम आता है। यहाँ बहुत सारे 150 क्वेश्चन पे आपको तुक्का लगाने होंगे, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सिर्फ तुक्का के भरोसे आप हैं तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने सिलेबस को एक बार भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, करंट अफेयर 1 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 20 दिन का अच्छे तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे जितना आपके पास समय होगा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके भी सफल होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों आइए अब दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं जो काफी स्टूडेंट को परेशान किया हुआ है, वो है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर को लेकर के स्टूडेंट का ये कहना है कि कितने दिनों का पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए लगभग 1 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है, इतना ही स्टूडेंट पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और ज्यादातर सवाल 70-80% सवाल इसी से आ जाते हैं, तो 1 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है। लेकिन दोस्तों बीपीएससी के साथ ऐसा है ना कि एग्जाम कई बार डिले हुआ,
तो कहां से एक साल जोड़ा जाए? अगर 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, वहां से अगर आप एक साल पीछे जाते हैं तो फिर जनवरी पकड़ता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर शायद बन गया होगा, मे भी बन गया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा भी गया है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ने के बाद पिछले के डेट के हिसाब से ही पेपर सेट जो रहता है उसी से एग्जाम ले लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये एक चक्र है जिसमें आप अकेले नहीं चल रहे, बहुत सारे लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं। ज्यादातर लोग दोस्तों जिनका अच्छे तरीके से सारा चीज कवर है वो करंट अफेयर को 1 जनवरी से ही, यानी कि जनवरी 2021 से ही शुरू करके चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर उधर से सवाल पूछा जाता है, 3-4 सवाल आपका अगर गलत हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जनवरी 2021 से ही करंट अफेयर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई भी रहेंगे और आपका स्कोर इंप्रूव जरूर होगा। और अगर क्वेश्चन वहां से नहीं आएंगे तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वहां से आता है तो आपका नुकसान कम से कम नहीं होगा। दोस्तों एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, इसलिए आप लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और रही बात करंट अफेयर कब तक ही करनी चाहिए लास्ट में, तो दोस्तों ये देखा गया है कि लगभग 2 महीने तक के भी करंट अफेयर पूछे चले जाते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप लोग फरवरी या मार्च तक का करंट अफेयर करके जाइए, क्योंकि आपका 8 मई को एग्जाम है। अप्रैल का आप छोड़ सकते हैं, मार्च तक का करंट अफेयर अच्छे तरीके से आप लोग करके चले जाइए। लेकिन जो पिछले एग्जाम से पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है उसको आप लोग अच्छे तरीके से करें और बार बार रिवाइज करें। दोस्तों चलिए आपका बहुत सारा सॉल्व हो गया होगा डाउट। अब हम तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है आज, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम 66वीं का हुआ था 27 दिसंबर को, तो उसके बाद से 2 इकोनॉमिक सर्वे और 2 बजट आ चुका है। तो स्टूडेंट ये भ्रम की स्थिति में कि कौन सा पढ़ा जाए। दोस्तों आइडियल सिचुएशन तो यही होना चाहिए कि जो नया वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी और केंद्र का भी जो आया है उसी से सवाल आने चाहिए, और प्रबल संभावना इस चीज की है कि सवाल इसी से आएंगे। दोस्तों अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के पिछले कई साल के सवाल को देखें तो सवाल काफी सतही लेवल के होते हैं, बहुत डीप जाकर के सवाल नहीं पूछा जाता है। 3-4 एस्पेक्ट हैं उसी पे सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड यही करूंगा कि दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, जो 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिछले वाले के उसको भी, और जो अभी वाला बजट है इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लें। बिल्कुल भी इसको इग्नोर न करें। करंट अफेयर की तरह ही अगर आपने इसको इग्नोर किया और बैक डेट के क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंट लो होगा। उसकी वजह से कई स्टैटिक सवाल भी आपके गलत होंगे और इसमें से जो 3-4 सवाल आता है वो भी आपके पीछे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर होने लगिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि जो पीछे साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उससे मेन 10-10 बिंदु दोनों से निकाल लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जो नया वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया इससे सवाल आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में कर लीजिए। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिए, जो भी सवाल पहले पूछे गए हैं उससे सिमिलर सवाल को आप तैयार करके अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। दोनों को कीजिए, किसी को मत छोड़िए। अगर नहीं आता उससे सवाल, आपका लॉस नहीं होगा। अगर सवाल आता है तो दूसरों के साथ साथ आपको भी बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सिर्फ आप नया वाला कर लीजिए, आप भी खुश हो जाएंगे कि चलो थोड़ा सा काम चोरी कर लेता हूं, लेकिन या कर लेती हूं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम हॉल में आपको पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे और बजट से सवाल देखने को मिले, क्योंकि वहां सीधा सीधा लिखा रहेगा बजट 2021-22 या फिर बजट 2022-23, तो अगर 21-22 आप देखेंगे और पिछला आप करके नहीं गएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति एग्जाम हॉल में सही नहीं होगी और कॉन्फिडेंट का ही पूरा खेल होता है। मैं पहले से भी बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, इसलिए आप लोग दोनों को करके जाइए। पिछले वाले को सरसरी निगाह से देख लीजिए, नए वाले को अच्छे तरीके से करके जाइए। दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु ये काफी हास्यास्पद सा लगेगा आपको भी जान करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि कट ऑफ 114 डिक्लेयर कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि कितनों भी स्टूडेंट बैठे कैसा भी पेपर आए 114 कट ऑफ जाएगा, इससे कम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। 114 या उससे ऊपर जो है उनका ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है, आपके कीमती वक्त को बर्बाद करने का, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह के भ्रामक चीजों के पीछे आप मत पड़ें। इस तरह के वीडियोस भी आपके सामने अगर आए तो जस्ट स्किप कर दें आप। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी वीडियोस अभी ना देखें, 1-2 वीडियो दिन का देखें जो काफी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, या अगर आप करंट अफेयर कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसी वीडियोस को देखें। बहुत सारे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन ही आपको पार दिला सकता है। कोई भी वीडियो, कोई भी मैराथन अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, कोई भी मैराथन आपको पार नहीं लगा सकता। इसलिए दोस्तों इस तरह की चीजों के
के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े। 108 कट ऑफ पिछले बार गया है, हो सकता है इस बार 90 ही कट ऑफ जाए, हो सकता है 115 भी कट ऑफ जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तय होगा कि कट ऑफ कितना भी जाता है। दोस्तों कट ऑफ की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो बाकी लोग भी वही पढ़ के जा रहे हैं जो आप पढ़ के जा रहे हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन अगर इजी रहेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर चले जाएगा। जिस सेगमेंट से जिस प्रोपोर्शनेट में सवाल पूछे जाते हैं पिछले सालों से, उसी हिसाब से अगर सवाल रहेंगे तो कट ऑफ इसी हिसाब से रहेगा। अगर उसमें छेड़छाड़ किया जाएगा, यानी कि अगर साइंस से 30 सवाल हर साल पूछे जाते, इस साल अगर 10 ही सवाल पूछा जाए और इकोनॉमिक्स से 30 सवाल कर दे तो कहीं ना कहीं बजट नीचे आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों के पीछे आप बिल्कुल भी ना पड़ें, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने रिविजन पे ध्यान दें। दोस्तों ये एक भ्रामक चीज़ है, इसके पीछे ना पड़ें। तो चलिए अपने अगले बिंदु को देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोर्स के बारे में सोचते हैं कि कौन सा सोर्स से पढ़ा जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल एग्जाम हॉल में देखने को मिले। दोस्तों सभी सोर्स में लगभग सेम ही चीजें दी हुई रहती हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक सोर्स मैं बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट सोर्स है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं पहली बार आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं और वो सोर्स है जो आपके टेबल पे अभी पड़ा हुआ है। दोस्तों आपके लिए उससे बेहतर सोर्स अभी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसको आप 1 साल 1.5 साल से जितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे बेहतर सोर्स कोई भी नहीं है। मार्केट से किसी भी तरह की कोई भी किताब को लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सोर्स वही अच्छा है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बार बार उसको रिविजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वहीं से आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए, उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। इसलिए किसी भी नए सोर्स के पीछे नहीं पढ़ना है। अगर आपने क्राउन पढ़ा है क्राउन को ही पढ़ते रहिए, अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ा है ल्यूसेंट पढ़िए। बहुत सारे लोग घटना चक्र से तैयारी करते हैं, अगर आपने घटना चक्र से तैयारी किया है उसी को पढ़ते रहिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ करके अंडरलाइन किया हुआ है तो उससे पढ़िए। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है तो स्पेक्ट्रम को ही रिवाइज कीजिए। अगर आपने जो किताब पढ़ा हुआ है उसके अलावा कोई और दूसरा किताब लें, जाहिर सी बात दोस्तों पढ़ने में तो वो अच्छा लगेगा लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु है वो ये है कि स्टडी आवर्स हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। दोस्तों अब ये अंतिम समय आ चुका है, इसमें आपको ये भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि मैंने कितने घंटे पढ़े हैं इसका जरा कैलकुलेशन कर लूं। दोस्तों आपके सामने आपका सिलेबस है, आपके सामने आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको पूरे दिन 24 घंटे में आपको जितना भी समय मिलता है, जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसको छोड़ने के बाद जो भी आपका समय है वो पूरा समय आप लोग बिल्कुल 100% अपनी स्टडी को दें। चाहे वो 8 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, इवन इससे भी ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत कमाल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब मैं दोस्तों थोड़ा ऑप्शन ई को लेकर के बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन ई को लेकर के क्या किया है। दोस्तों ये बहुत ही भ्रामक स्थिति हो जाती है स्टूडेंट के लिए जब ऑप्शन ई उसके सामने आता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ई से कोई भी टैकल वही कर सकता है ऑप्शन ए को जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की हुई हो। दोस्तों अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी कमी है तो आपको ऑप्शन ई परेशान कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन ई लगभग 7 से 15 हर बार रहता ही है। इसलिए दोस्तों अगर आप जब एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने 7 से 15 ऑप्शन ई लगाया है या नहीं लगाया है। दोस्तों अगर आप कहीं पे क्लियर हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सवाल सही है या फिर इन चारों में से कोई भी सवाल का जवाब इसमें नहीं है तो आप जाहिर सी बात है ऑप्शन ई की तरफ जाएंगे। लेकिन कई स्थिति में जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होता है वहां पर भी आप ऑप्शन ई की तरफ जा सकते हैं। और मैं दोस्तों इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है आपको उसको देख करके बहुत आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन ई कैसे सवालों का जवाब आता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ई के बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। हो सकता है आने वाले पेपर में एक भी ऑप्शन नहीं हो सकता है 15 से 20 ऑप्शन ई आ जाए। इसलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिसमें आप श्योर हैं उसमें आप ऑप्शन ई जाए। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें किसी भी सवाल का अगर जवाब आपको सबसे पहले ऑप्शन ए बी में मिल जाए फिर भी आपको ऑप्शन सी डी यानी कि चारों ऑप्शन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा सवाल के जवाब सही रहते हैं। उस स्थिति में आप अगर ए करके आएंगे या बी करके आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको उस स्थिति में ऑप्शन ई को ही करेक्ट करना होगा। इसलिए दोस्तों काफी सावधानी बरतने की जरूरत है ऑप्शन ई की तरफ से। एक तरीके से निगेटिव मार्किंग ही इसको मान कर चलिए। आप हर सवाल को पढ़ते हुए ऑप्शन ई पर ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे
वक्त आपका ले लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट वक्त में दोस्तों किसी भी मैराथन के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी नए मैगजीन के चक्कर में मत पड़िए। जो पढ़ते आ रहे हैं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपका एग्जाम निकलना होगा तो उसी से निकल जाएगा। आपने अगर अच्छे से पूरे साल मेहनत की है तो दोस्तों आप लोगों को सवाल उससे देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।